स्टोरी आपकी समझ। सुबह के समय जब मेड आती और घंटी बजाती तो अलका नींद से जागती थी, पर आज मेड के छुट्टी होने के कारण सुबह उसकी नींद देर से खुली। उनिंदी आंखों से सामने दीवार घड़ी में समय देखा, 9 बज गए थे। अलका हड़बड़ी में उठी कि मेड आने पर तो 7 बजे उठ जाती थी, सारे काम आराम से निपट जाते थे, लेकिन अब सब कैसे मैनेज होगा। झाड़ू पोछा बर्तन, उस पर प्रतीक के लिए लंच भी बनाना है। मेरी बेटी हर्षित की क्लास का भी समय हो रहा है, उसे भी नाश्ता देना है। मैं तो कैंटीन से लेकर कुछ खा लूँगी, लेकिन प्रतीक का क्या करूँ? उन्हें तो घर का खाना ही चाहिए। मन में सोचा, प्रतीक को बोलती हूँ आज लंच के समय ऑफिस की कैंटीन से कुछ लेकर खा लेंगे। यही सोचते सोचते अलका ने प्रतीक को आवाज़ लगाई, लेकिन जवाब नहीं मिला। सोचा शायद सुना नहीं होगा। अलका ने फिर आवाज़ लगाई। अलका को गुस्सा आ गया कि सारा काम पड़ा है और ये जनाब हैं कि सुन ही नहीं रही हैं, जैसे कानों में रुई ठूंसी हो। वह अंदर की ओर गई। अंदर जाने पर देखा, यह क्या, सारा कमरा ही अस्त व्यस्त है। वार्डरोब से आधे कपड़े अंदर और आधे बाहर बिखरे पड़े हैं, और प्रतीक फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं। यह सब देख अलका हाथ झटक तलखी में बोली, यह सब क्या है? प्रतीक ने अलका की ओर ध्यान नहीं दिया और फ़ोन पर ही बातें करते रहे। जवाब नहीं मिलने पर अलका ने फिर बोला, लेकिन प्रतीक फ़ोन पर ही लगे रहे। फिर तो अलका भड़क गई और कहा, फ़ोन पर लगे हैं? अरे हूँ हाँ, कुछ तो बोल दो। अलका ने गुस्से से प्रतीक के हाथ से फ़ोन छीन लिया। प्रतीक को यह अच्छा नहीं लगा। गुस्से में बोला, यह क्या बदतमीज़ी है? अच्छा, यह बदतमीज़ी है? और जो मैं इतनी देर से भौंके जा रही हूँ, उसका जवाब देने का मतलब नहीं? वह तहजीब है? मुझसे कह रही हैं, यह क्या बदतमीज़ी है? मैं फ़ोन पर बात कर रहा था, दिख नहीं रहा था तुम्हें? इतनी भी तसल्ली नहीं रही तुम में? दिख रहा था, लेकिन हूँ हाँ तो बोलो, इतनी भी क्या आफत आ गई? बोलूँ क्या? बात तो लंच के लिए करनी थी, लेकिन पहले वार्डरोब और रूम की हालत देखो। अभी 2 दिन पहले ही तो ठीक किया था सब। फिर तुमने कपड़े इधर उधर फेंक दिए। अरे कोई तो काम ढंग से कर लिया करो। प्रतीक की फ़ोन पर मीटिंग चल रही थी, उसे ऑफिस भी जल्दी जाना था। प्रतीक को अलका से ऐसे लहजे की उम्मीद नहीं थी। उसे इस तरह बोलने पर प्रतीक को भी गुस्सा आ गया। वह भी भड़क गया और बोला, यह बात आराम से भी तो की जा सकती थी। हाँ, आराम से भी की जा सकती थी, लेकिन सुना जाए तभी ना। खबरदार जो कल से अलमारी को हाथ भी लगाया। मैं खुद कर लूँगा सब कुछ। अपने आप को समझती क्या हो? प्रतीक ने कहा।
अजी कल से क्या, आज से ही। और मैं तो कहती हूँ अभी से। हाथ नचाते हुए अलका बोली, मैं भी तो देखूं। पता नहीं आज इसे क्या हो गया जो सुबह सुबह ही लड़ने बैठ गई। देखो अब बहुत हो गया, मेरी ज़रूरी मीटिंग है आज ऑफिस में, मुझे जाना है, मेरा मूड मत खराब करो। तो जाओ ना, किसने रोका है। मुझे तो जैसे ऑफिस जाना ही नहीं है, एक तुम ही हो ऑफिस वाले। देखो अलका, मैं एक बार फिर तुम्हें समझा रहा हूँ, ये जो तुम्हारे मुंह के बोल हैं ना, वही दूरियां पैदा कर रही हैं। अपने बोले गए शब्दों को सुधारो। इन शब्दों का ही हमारे जीवन में अहम किरदार है। समझो, तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती। जहाँ तक नौकरी की बात है, मैंने नहीं कहा था कि तुम नौकरी करो, यह तुम्हारा अपना शौक था। मैंने तो तुम्हें सपोर्ट किया और हमेशा से करता आया हूँ। इसे सपोर्ट करना कहते हैं जनाब? कपड़े बिखरे पड़े हैं, अखबार कहीं पड़ा है, और तो और बेड पर तौलिया भी पड़ा है, ये सपोर्ट है। प्रतीक गुस्से से बोला, जब देखो डंडा लिए फिरती है। हाँ, मैं तो डंडा लिए फिरती हूँ, अभी तक तो लिया नहीं, अब देखना कल से डंडा लिए ही फिरूंगी। मैं उस डंडे की बात नहीं कर रहा, अरे मुंह ही तेरा डंडा है। अलका के तन बदन में आग लग गई। क्या 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 कहा तुमने? मुंह ही डंडा? तो गूंगी ले आते। प्रतीक बोला, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? कोई कसर नहीं छोड़ती हो नीचा दिखाने में। अलका, पता नहीं माँ ने क्या देखकर मेरी शादी तुमसे कर दी। माँ को दोष मत दो, तुम्हारी रजामंदी भी थी, तभी यह रिश्ता तय हुआ था। अरे मैं ही निभा रहा हूँ तुम जैसी को। क्या कहा? तुम जैसी? हाँ हाँ, तुम जैसी। अच्छा, तो अब मैं जनाब के लिए तुम जैसी हो गई। मेरी तारीफ करते तो मुंह नहीं सूखता था जनाब का, अब इतनी कड़वाहट। चलो कोई बात नहीं, देखना यह तुम जैसी क्या क्या कर सकती है। लगता है मुझे भी आज ऑफिस छोड़ना ही पड़ेगा, अलका कहती है। प्रतीक की भी घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, उफ, ऑफिस को देर हो गई। और फिर वार्डरोब से कमीज़ निकालकर प्रेस करने लगा कि तभी लाइट चली गई। उफ, लाइट को भी अभी जाना था, कहकर दूसरी कमीज़ निकाली तो उसका बटन टूटा था। सुई धागा ढूंढकर बटन लगाया, बटन टाकने के बाद जूते पॉलिश किए। यह सब देख अलका मन ही मन कुढ़ रही थी। गर्दन झटकते हुए बोली कि चलो कोई बात नहीं, करने दो बच्चों को, पता तो चले यह तुम जैसी क्या क्या करती है। प्रतीक के नहाने जाने पर अपनी चिड़न उतारने के लिए अलका ने एक ब्लेड लाकर जो बटन टाका था उस बटन के धागे पर कट लगा दिया और फिर जूतों पर कोलगेट फेर कर मन ही मन हंसने लगी। प्रतीक ने बाथरूम से निकलकर शर्ट पहनकर बटन चढ़ाया तो वह हाथ में आ गया। वह बड़बड़ाया कि अरे यह क्या, अभी तो मैंने लगाया था, शायद ठीक से लगा नहीं होगा। और यह जूतों को क्या हुआ, अभी तो पॉलिश किए थे, कहीं ये अलका ने तो नहीं किया। अच्छा, अब समझ आया। खैर छोड़ो, बेकार में झगड़ा और बढ़ेगा।
अब ऐसा करता हूँ, ऑफिस में फ़ोन कर देता हूँ। आज मैं नहीं आ पाऊँगा, मीटिंग अंकित अटेंड कर लेगा। यह देख अलका को बहुत मज़ा आ रहा था। मन ही मन कह रही थी, बच्चू मेरे संग पंगा लिया है तो ऐसे ही होगा। यह तुम जैसी बहुत कुछ कर सकती है, मान लो गलती वरना पछताओगे। उनकी बेटी हर्षित अंदर पढ़ रही थी। शोर के कारण वह पढ़ नहीं पा रही थी। उसे गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बाहर आई और चीखती हुई बोली, फिर झगड़ा? बिना झगड़े आप लोगों का दिन नहीं गुजरता। आप दोनों कब समझोगे? मैं परेशान हो गई हूँ मॉम डैड। मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स को देखो, कितने प्यार से रहते हैं। मैं गिल्टी फील करने लगी हूँ। यह बात मैं आप दोनों के पहले भी बता चुकी हूँ। आप दोनों की झगड़ते झगड़ते रात हो जाती है और फिर झगड़ते झगड़ते ही सुबह। कब तक चलेगा ये सब? मेरी पढ़ाई सफ़र कर रही है। मेरे मार्क्स कम आने लगे हैं। आप दोनों को मेरी और मेरी पढ़ाई की चिंता नहीं। कब सोचेंगे मेरे बारे में? बोलो। अलका ने गुस्से से एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, यह तरीका है पेरेंट्स से बात करने का? हर्षित रोंआसा होकर बोली, मॉम तरीके की बात तो आप रहने ही दो। और फिर डैड की ओर मुखातिब होकर बोली, डैड मैं जानना चाहती हूँ आखिर अब क्या हुआ? बेटी अपनी मॉम से बात करो इस बारे में। मॉम कहती हैं डैड से बात करो। डैड कहते हैं मॉम से बात करो। मैं क्या पागल हूँ? मॉम कुछ बता रही हो या नहीं? क्या डैड के मुंह में दही जम गया? कहने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। अंदर जाकर देख कमरे की हालत। कहकर अलका ने हर्षित का झटके से हाथ खींचा और कमरे की ओर ले गई। फिर कहा, देख। उफ मॉम, यह भी कोई तरीका है? मेरे हाथ में भी दर्द कर दिया। मोहम, यह बात आराम से भी तो की जा सकती थी। इस बात पर इतना बड़ा हंगामा? वैसे मैं आपको बता दूं, यह सब मैंने किया था। मुझे देर हो रही थी। मैं पहले ही पढ़ाई में पिछड़ रही हूँ। कपड़े नहीं मिल रहे थे, इसलिए यह सब हुआ। इसके लिए सॉरी। और गाज गिरी बेचारे पापा पर। हाँ हाँ, दो ही तो बेचारे हैं, एक तुम और एक तुम्हारे पापा। प्रतीक बोल पड़ा, पानी तो आग की गर्मी पाकर ही गर्म होता है। उसका अपना स्वभाव तो ठंडा होता है। बड़े आए ठंडे स्वभाव वाले खड़ूस कहीं के। मॉम डैड अब बस भी करो, बहुत हो गया। कब तक चलेगा? हर्षित सिर पकड़ते हुए गुस्से से बोली, मैं जा रही हूँ। मैं अपने सहेली के घर जा रही हूँ। यहाँ मेरी पढ़ाई हो ही नहीं सकती और ना ही मैं इस माहौल में अपने फ्रेंड को बुला सकती। और वह आनन फानन में हाथ पटकती, पैर पटकते बैग और अपना लैपटॉप लेकर चली गई। प्रतीक ने आवाज़ लगाई, बेटा ऐसा मत करो। मगर अब तक हर्षित सीढ़ियाँ उतर चुकी थी। यह देख अलका बिना चप्पलें पहने हर्षित को
आवाज़ लगाते हुए भागी। उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह हार गई। प्रतीक को ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह छटपटा कर रह गया, समझ नहीं पाया कि क्या करूं। कमरे में जाकर तकिए से मुंह ढाँप कर रोने लगा। फिर बेचैनी में न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। पेपर पढ़ने में दिल नहीं लगा। ध्यान दिया तो देखा पेपर ही उल्टा पकड़ा हुआ था। सोचने लगा कि यह क्या होता जा रहा है। बेकार में झगड़ा बढ़ गया। पहले झगड़े होते थे, लेकिन इतने नहीं। इन 10 सालों में हमारी ज़िंदगी नर्क बनकर रह गई। दिन पर दिन झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। नहीं, अब अपने उलझे हुए रिश्तों को और नहीं उलझने देंगे। हमारी बेटी सफ़र कर रही है। फिर सोचने लगा कि अलका भी कहाँ गलत थी। ठीक ही तो कह रही थी। घर में कितने काम होते हैं। उस पर मेड भी छुट्टी पर थी। उसको भी जॉब पर जाना था। बेटी को भी देखना होता है। उधर अलका भी हर्षित को जाने से नहीं रोक पाई थी। खिजी खिजी बिस्तर पर जाकर लेट गई और सोचने लगी, ये तो रोज़ की ही बातें थी। सब कुछ मुझे ही मैनेज करना होता था। प्रतीक तो शुरू से ही ऐसे थे। उन्हें घर के काम में हाथ बटाने की आदत ही कहाँ थी। फिर आज मुझे इतना गुस्सा क्यों आया? पता नहीं, कभी कभी मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। अलका को माँ के कहे शब्द याद आ गए। माँ की दी सीख आज फिर से ताज़ा हो गई कि बेटी, तुम पराए घर जाओगी, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हिम्मत मत हारना। मैं जानती हूँ तुम हर हाल में अपने आप को एडजस्ट कर लोगी। धैर्य रखना। एक दूसरे को माफ़ करना ही दाम्पत्य के लिए अच्छा है। अगर कोई बात हो भी जाती है तो एक बार को चुप रहना। बाद में दिमाग ठंडा होने पर अपनी बात रखोगी तो अच्छा रहेगा। दोनों बोलोगे तो बात बढ़ती जाएगी। एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगी तो दिल जीत लोगी, वरना दूरियां बढ़ेंगी। काले बादल कितने भी घने क्यों न हों, उन्हें छटना ही पड़ता है। लेकिन बेटी, गलत को बर्दाश्त मत करना, वहाँ कमज़ोर मत पड़ना। उस पर मैंने कहा था कि अरे माँ, चिंता मत करो, अभी तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मैं आपकी दी शिक्षा हमेशा याद रखूँगी। फिर अलका ने अपने से सवाल पूछा कि मैं माँ की दी शिक्षा को कैसे भूल गई। फिर सोचने लगी कि नहीं, हम अपने उलझे हुए रिश्ते को और नहीं उलझाएंगे। एक के बाद एक तस्वीरें उसके मानस पटल पर घूम गई। हमारे पड़ोस में नए किराएदार आए थे। उनके बेटे थे प्रतीक। धीरे धीरे पड़ोसियों से घनिष्ठता बढ़ी और आना जाना शुरू हो गया था। बातों बातों में पता चला था कि प्रतीक इंजीनियर थे। वे एमएनसी में एक अच्छी पोस्ट पर थे। अपने माता पिता की अकेली औलाद थे। उनके पिता बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर थे। वे ट्रांसफ़र होकर हमारे पड़ोस में आ बसे थे। प्रतीक बहुत केयरिंग थे। एक बार मेरी माँ के बीमार होने पर प्रतीक ने रात दिन एक कर दिया था। तभी से मेरी माँ प्रतीक को पसंद करने लगी थी। सोचती थी मेरे लिए प्रतीक से अच्छा कोई और लड़का हो ही नहीं सकता। उसी के बाद से माँ मुझे शिक्षा देती रहती। मैं भी मन ही मन प्रतीक को पसंद करने लगी थी। प्रतीक के पेरेंट्स भी मुझे पसंद करने लगे थे। बातों बातों में अंकल आंटी ने
मेरे बारे में सारी जानकारी लेकर मेरा मन टटोलना चाहा और कहा कि प्रतीक ने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की है। बेटी बाहर रहकर भी उसे काम करने की आदत नहीं पड़ी। वह जब चाहे कपड़े इधर उधर छोड़ देता है। प्रतीक का कहना है कि हम हॉस्टल में ऐसे ही रहते हैं। वह घर में आकर एक गिलास पानी लेकर भी नहीं पीता है। क्या तुम उसके साथ एडजस्ट कर पाओगी? नौकरी के साथ घर की जिम्मेदारी निभा पाओगी? उस समय मेरी हया कुछ कह न पाई और होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। वह मुस्कान हाँ का सबब बनी। बेकार में इतना सब कुछ हो गया। प्रतीक को घर के काम करने की आदत ही कहाँ थी। बस अब और नहीं। बेटी हमसे दूर हो रही है। उसको भी गुस्सा बहुत आने लगा है। फिर अलका ने सोचा कि हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। देखा, प्रतीक कमरा बंद किए है। उधर प्रतीक के हृदय में अनेक सवाल उठ रहे थे। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। वह उठा, दरवाज़ा खोला। देखा, दरवाजे के बाहर खड़ी अलका आंसू बहा रही थी। दोनों की आंखें चार हुई। अलका आगे बढ़ी और प्रतीक को दोनों बाहों में भरकर रोने लगी। अब और नहीं प्रतीक, हमारी बेटी नाराज़ होकर चली गई। चलो हर्षित को ले आए। प्रतीक ने अलका की गिरफ्त से अपने आप को हटाया और कहा, उससे पहले मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। देखो अलका, पति पत्नी का रिश्ता एक धागे की तरह होता है। धागा टूटा तो समझ लो गांठ पड़ते देर नहीं लगेगी। अभी भी वक्त है। हमारी समझदारी इसी में है कि हम अपने रिश्ते को बचाएं और अपने रिश्ते की अहमियत को समझें। कहते हैं कि त्याग और समर्पण से ही आपसी प्यार बढ़ता है। हम यह भूल गए और लड़ाई झगड़े करने लगे। अब जब रिश्ता टूटने की कगार पर हुआ तब हमें समझ आया। हमारी कड़वाहट भी अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई। इसमें अकेली तुम दोषी नहीं हो, मैं भी उतना ही दोषी हूँ। पता नहीं कहाँ कमी रह गई। अलका ने प्रतीक के होठों पर हाथ रखा और कहा, हम कोशिश करेंगे हम अपने बेजान रिश्ते में नई डालने की। चलो आज फिर से हम एक नई शुरुआत करते हैं। सब बातों को भूल आज से और अभी से अपने परिवार को एक नए ढंग से सजाते हैं। चलो प्रतीक, अब हम अपनी बेटी को ले आएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।